इस वक्त हम मौजूद हैं होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में और हम यहाँ के कुछ बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि उनका रवैया इस स्कूल को लेकर कैसा है, क्योंकि बच्चा ही वो बता सकता है कि इस स्कूल के अंदर क्या फैसिलिटी है, क्या इस स्कूल के अंदर गुण है, क्या अवगुण है, क्या उसको पढ़ाई का अच्छा मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका नाम? आदित्य। आदित्य, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 11th है। इस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है आपके हिसाब से? काफ़ी फैसिलिटी है, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास। ये तो हर स्कूल में अवेलेबल होती है लगभग, पर कुछ अलग हो जो। गांव में होना ये चीज़ काफ़ी अच्छा स्कूल है। आपका नाम भैया? तुषार। तुषार, मुझे ये बताइए कि इस स्कूल को लेकर आप क्या आपकी मेंटेलिटी है, स्कूल के टीचर कैसे हैं? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और सारे पढ़ाने में काफ़ी शहर से ज़्यादा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और कभी कभी पिटाई भी होती होगी? हाँ, जो बच्चे शोर आफत करते हैं तो उनकी पिटाई। डिसिप्लिन के मामले में कैसा मानते हैं इस स्कूल को? डिसिप्लिन में काफ़ी अच्छा स्कूल है, शहरों से ज़्यादा मुकाबले। अगर छुट्टी ज़्यादा मारे तो? फाइन लगता है। आपका नाम? सर, माय नेम इज़ करीना। करीना, मुझे ये बताइए इस स्कूल में ऐसा क्या है कि बच्चे इस स्कूल में ज़्यादा आते हैं और मतलब एक मोटिव बच्चों का इस तरफ बढ़ चुका है, तो इस बारे में क्या विचार है आपका, क्या ख्याल है? सर, इस स्कूल में जो ये स्कूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बच्चों को, वो क्योंकि इसमें बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और अलग जो बच्चे खेल मतलब गेम्स और स्टेज पे बोलने का मौका, अलग कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सब इस स्कूल में अवेलेबल हैं। मार्शल आर्ट, सिंगिंग, etc। तो आपने भी किसी कंपटीशन में किसी भाग लिया है? यस सर, मैं सब में ही ज़्यादातर लिया है और लेती आई हूँ अब तक। क्या इम्प्रूवमेंट लगा इस स्कूल में आने के बाद दूसरे स्कूल के मुकाबले? सर, मैंने स्टार्टिंग से ही स्कूल में पढ़ा है। हाँ, तो कैसा लगा, क्या माहौल बदला, कुछ लगा कि इस स्कूल में होने से हमें ये फ़ायदा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो हमें दूर नहीं जाना पड़ रहा, मतलब गांव में ही ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है और इससे अच्छा क्या है जो और हमारे जो मतलब कम फ़ीस में, मतलब इतना चार्ज नहीं है और सारी फैसिलिटी हमें मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा है। मैं प्रिंसिपल सर का इसलिए थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे गांव में इतना अच्छा स्कूल बनाया है। आपका नाम क्या है? शगुन। सगुन, मुझे ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में।
11th में आप किस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी या बायोलॉजी बायोलॉजी PCB। पीसीबी में बायोलॉजी में बेसिकली जीव जंतु और जंतुओं के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी इसीलिए पढ़ाया जाता है। तो बायोलॉजी में क्या आपको लगा कि किस आपने बायोलॉजी चुनी, तो इस स्कूल में आपको बायोलॉजी के हिसाब से क्या फ़ायदा नज़र आया? क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इसलिए मैंने बायोलॉजी चुना है। और जो बायोलॉजी वाली मैम है वो बहुत अच्छा पढ़ाती है हमारी, इसलिए मैंने बायोलॉजी किया। और ज़्यादातर बच्चे ने मतलब आधे बच्चों ने लिया है शायद बायोलॉजी। पढ़ाते सभी टीचर हैं, सभी स्कूल में पढ़ाई होती है, तो एक प्रैक्टिकल के तौर पर आप कैसा देखते हैं? लैब वगैरह कुछ है कि नहीं है? आपको बताते हैं नहीं है कि ये चीज़ है और इससे ये बेनिफिट है, इससे ये नुकसान है, और अगर आप बोले कि डॉक्टर बनना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, प्रैक्टिकल रूप से आपको कुछ बताया गया है? हाँ, बताया गया है हमें प्रैक्टिकल रूप से। साइंस लैब भी हमारे स्कूल में, उसमें बताया गया है ले जाके, और सेल्स माइक्रोस्कोप में दिखाया भी गया है हमें, प्रैक्टिकल भी कराया है। तो डॉक्टर इसी स्कूल से बनकर इंटर करने के बाद में क्या कहना चाहोगे? इस स्कूल के इन्वायरमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुत कुछ कहना चाहूँगी, बहुत। अगर मैं डॉक्टर बन गई तो इस स्कूल की वजह से ही बनूँगी, क्योंकि 12th तो मैंने यहीं से की ना। 12th करने के बाद मुझे नीट का पेपर करना है। अक्सर देखने में आता है कि बच्चे को 4 से 5 यहाँ से मुजफ्फरनगर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा, वहाँ जाना, फिर ट्यूशन पढ़ना, तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि वहाँ जाना नहीं पड़ रहा, 2 घंटे पहले घर से निकलना, फिर स्कूल की पढ़ाई करना, फिर वहाँ से वापस आना, एक थकावट वाला टाइमिंग को किस तरीके से देखते हैं कि स्कूल एक ऐसा स्कूल आपको गाँव के अंदर मिल रहा है? अच्छा, मतलब कि टाइम हमारा बहुत कम बच रहा है, मतलब ज़्यादा बच रहा है। अगर हम शहर जाते हैं तो टाइम लग जाता है, जैसे 1 घंटा तो जाने में, फिर 1 घंटा आने में, 1 घंटा वहाँ पे, तो 3 घंटे वेस्ट होता है। यहाँ पे 1 घंटे में ही हो जाता है, और फिर हम अपने आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन उठता है कि नारी सुरक्षा आजकल लड़कियों को कोई घूरता है या कोई छेड़छाड़ जैसी व्यवस्था बनती है रास्ते में, तो उसको लेकर ऐसा एक इन्वायरमेंट यहाँ बनाया गया। डिसिप्लिन के मामले में इस स्कूल को कैसा मानते हैं? डिसिप्लिन के मामले में अच्छा है, सारे टीचर और पीटीआई सर है स्पेशली उस चीज़ के लिए, हमारे डिसिप्लिन के लिए, तो बहुत अच्छा है। तो और कुछ कहना चाहेंगे अदर स्टूडेंट को, जो अदर आसपास के जो गांव के स्टूडेंट हैं? कि हमारे स्कूल आए, मैं ये कहना चाहूँगी कि शहर से पहले एक बार अपने यहाँ पे गांव में पढ़े, इस स्कूल को देखे, बहुत अच्छा स्कूल है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी। तो ये थे हमारे साथ होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे, करीना, सगुन और आदित्य ने हमें बताया कि इस स्कूल की जो फैसिलिटी है वो एक गांव में होने के नाते शहर से भी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि शहर में जाना 2 से 4 घंटे शहर जाना, साधन पकड़ना, उसके अलावा अन्य प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती है। नारी सुरक्षा की अगर हम बात की जाए, बीच में कोई अनहोनी ना हो जाए, उनका भी उस डर से भी इनका डर काफ़ी दूर रहता है। और अगर बात की जाए यहाँ की फैसिलिटी की, यहाँ साइंस लैब है या अदर कल्चरल एक्टिविटी भी यहाँ पर बच्चों को दे दी जाती है। कंप्यूटर लैब यहाँ पर उपलब्ध है। तो स्कूल के मामले में अगर बात की जाए, यह स्कूल मेरे नज़रिए में भी मुजफ्फरनगर में नंबर 1 स्कूल कहलाया जाएगा। मनोज कुमार, खोजी न्यूज़, मुजफ्फरनगर। मेरा नाम मनोज पाल है और आज हम खोजी न्यूज़ के स्पेशल इंटरव्यू में बातचीत करेंगे एक ऐसे स्कूल की जो गांव में एक अलग पहचान रखता है। आपने जनपद के शहरों में या बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में स्कूल देखे होंगे जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको प्रभावित करती होंगी, मगर बिल्डिंगें एक गांव में होना, गांव में सब चीज़ की फैसिलिटी देना, ये अपने आप में एक अलग कल्पना रखता है। गांव में अलग तरीके का स्कूल बनाना एक अलग ही बात होती है। गांव में सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। गांव का बच्चा शहर की तरफ इसलिए भागता है क्योंकि उसको वहाँ गांव में सारी फैसिलिटी नहीं मिलती है। हम लोग शहर की तरफ इसलिए भागने का हमारा प्रयास इसलिए रहता है, उसे सारी फैसिलिटी नहीं मिलती। शिक्षा के लिए हमें 2 से 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों की तरफ स्कूल के लिए जाना पड़ता है, ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है, या जॉब के लिए हम क्यों शहर की तरफ भागते हैं? वो इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें जो है शहर की तरफ ही नौकरी मिलती है, शहर की तरफ ही अच्छी शिक्षा मिलती है। उसी धारणा को गलत साबित करते हुए हमारे साथ मौजूद है आज परविंदर दहिया जी, जिन्होंने गांव के बीच, जड़ौदा गांव के बीचों बीच अपना एक स्कूल प्रारंभ किया है, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के नाम से। और जनपद मुजफ्फरनगर का जाना पहचाना और
माना नाम है होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल। तरह तरह के इवेंट इनके द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तरह तरह के इवेंट समय समय पर करते रहते हैं। आज हम बातचीत करेंगे परविंदर दहिया जी से। तो परविंदर जी, सबसे पहले खोजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मनोज जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि गांव में आपने एक भव्य स्कूल बनाया है। भव्य मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आपने साज सजावट के साथ साथ स्कूल की जो परिकल्पना, लैब, हर क्लास के अंदर माइकें लगा के रखी है, उसका क्या एक रीज़न है कि आपने स्कूल के एक अलग ही तरीके से गांव के अंदर एक स्कूल खड़ा किया जो शहरों में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है? मनोज जी, अगर मैं बातें करूं तो जब हम पढ़ते थे तो जैसे हम मुजफ्फरनगर जाते थे तो उन चीज़ों को देखते थे कि गांव के परिवेश में जो रहने वाले बच्चे हैं उन्हें किन किन कठिनाइयों का एजुकेशन से सामना करना पड़ता है, तो वे अच्छी एजुकेशन से वंचित रहते थे। उसी चीज़ को देखते हुए इन सभी सुविधाओं युक्त जो आज के मॉडर्न इरा इसमें एजुकेशन में चाहिए, उन सभी सुविधाओं युक्त एक विद्यालय मेरे मन मस्तिष्क में था, उसकी मैंने परिकल्पना की। तो आज जड़ौदा गांव के अंदर होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज की लगभग 2004 में मैंने स्थापना की, जिसमें परिवार का पूरा सहयोग रहा, समाज का पूरा सहयोग रहा, ग्रामीण के जो आंचल में अपने लोग हैं उन सभी के सहयोग से ये 2004 में इस विद्यालय की नींव रखी कि सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा इस सामाजिक को जोड़ते हुए सामाजिक परिवेश में एक ग्रामीण क्षेत्र में मैं दे सकूँ। जब आपने स्कूल प्रारंभ किया था, आपने बताया उस समय बहुत सारी समस्याएं आपको खड़ी हुई होगी क्योंकि बच्चों का कम रहना, बच्चे सोचते हैं कि गांव में क्या फैसिलिटी मिलती होगी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें तो शहर की तरफ ही भागना है, क्योंकि एक शहर का एक अलग ही प्रभाव होता है, अट्रैक्टिव होता है बच्चा शहर की तरफ। तो उस समय आपको कैसा लगा? कभी ऐसा मन में भी आया होगा कि नहीं यार ये स्कूल बेकार है, इस शिक्षा के चक्कर में गलत ही पड़ गया गाँव में, ऐसा कुछ रहा? मनोज जी, अगर बात करें तो मेरे अब भी याद है कि उस समय एक एजुकेशन को लेकर मेरे मन में जो एक मनोकामना थी या एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य को शुरू में स्टार्ट करने में स्ट्रगल हुए, क्योंकि जब कोई एक फाउंडेशन खड़ा किया जाता है या कोई विद्यालय, कोई भी इस तरह का कार्य किया जाता है तो उसमें एक बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना होता है, समाज को जोड़ना होता है। तो बहुत से क्वेश्चन भी आए कि भाई अक्सर क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी विद्यालय खुलते हैं, कुछ दिनों बाद फिर बंद हो जाते हैं। वे काफ़ी क्वेश्चन उस समय मेरे सामने भी आए, तो मैंने उन्हें अपने एक दिशा निर्देश बताते हुए कि मेरा ये सोच है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो लोगों को एक फेथ हुआ, एक विश्वास हुआ। जब स्टार्ट किया मैंने तो कुछ ऐसी चीज़ों को एक मॉडर्न जो एजुकेशन में चाहिए उस समय 2004 में अक्सर मैंने देखा कि ग्रामीण परिवेश में बच्चे ऐसे ही बैठते थे, मतलब हम भी लोग बैठे हैं, मतलब एक तरह से। तो एक सुसज्जित फर्नीचर युक्त कंप्यूटर लैब उस समय 2004 से मैंने स्टार्ट की, तो उन सभी को देखते हुए लोगों का एक विश्वास हुआ और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जब बढ़ा तो बच्चे आना शुरू हुए और काफ़ी संख्या विद्यालय की प्रति वर्ष बढ़ती चली गई। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ कि उन सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। विद्यालय तब तक बरकरार रहेगा, उनको अच्छी शिक्षा देना मेरा उद्देश्य है। खोजी न्यूज़ की टीम ने आपके स्कूल में दौरा किया, हर क्लास में हम लोग घूमे, लैब में गए और फिजिक्स लैब में गए, कंप्यूटर लैब में भी हम लोग गए। हमने देखा कि जगह जगह इंटरकॉम लगे हुए हैं जी, और उसकी जगह साउंड सिस्टम भी यूज हो सकते थे। इंटरकॉम लगाने का क्या 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 एक मोटिव रहा कि इंटरकॉम ही लगाया जाए? मनोज जी, इंटरकॉम लगाने का मेरा ये उद्देश्य रहा कि देखिए, कोई सूचना अगर क्लास में भिजवानी है, एक पर्टिकुलर क्लास में भिजवानी है, तो मान लिया अगर हम किसी को अनाउंस करें तो उससे एक साउंड आएगी तो वो बच्चों को डिस्टर्ब करेगी उनके एजुकेशन से। मान लिया जिस पर्टिकुलर क्लास में हमने कॉल की इंटरकॉम के द्वारा, तो पर्टिकुलर क्लास के द्वारा टीचर्स द्वारा उसको रिसीव किया जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो तुरंत उस क्लास में पहुंच जाती है। दूसरा ये है कि बार बार उस क्लास में जाने की बजाय मान लिया प्योन को हम भेजते हैं, किसी बच्चे को बुलवाना है, तो उससे क्या एक समय का भी बचाव होता है और डिस्टर्ब होने से भी क्लास बचती है। आपके स्कूल के बारे में हमने अक्सर देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से, हमने देखा है कि आप
तरह तरह के इवेंट कराती रहती है अपने स्कूल में, जैसे डिबेट कंपटीशन या ताइक्वांडो या अन्य प्रकार के बहुत सारे खेल आप कराते रहते हैं। ऐसा कराने में क्या मोटिव है, क्यों ऐसी चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं? क्योंकि गांव में ये चीज़ें कॉमन नहीं है, गांव में ये चीज़ें ना के बराबर होती हैं। मनोज जी, अगर देखा जाए, अगर बच्चे का संपूर्ण विकास करना है तो उसके उन सभी पहलुओं, उन सभी टूल्स पर हमें एक एजुकेशन में वर्क करना होगा। सपोज उसको मानसिक रूप से, उसके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए, उसके खेल से जो जुड़ाव के लिए और म्यूजिक से जुड़ाव के लिए, स्पोर्ट्स से जुड़ाव के लिए अलग अलग गतिविधियों का, अलग अलग उन टूल्स का यूज करना बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक उनका पूर्णतः विकास हो सके। उन सभी चीज़ों को देखते हुए आज विद्यालय उन सभी टूल्स को, उन सभी आयामों को यूज कर रहा है बच्चे की फुल एफिशिएंसी के साथ में वे कार्य करें। इसी उद्देश्यों को लेकर हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस तो है ही, साथ ही साथ म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, एडू स्पोर्ट्स और जो अगर देखा जाए ताइक्वांडो, वूसू, मार्शल आर्ट, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है या उन क्लासों का आयोजन समय समय पर विद्यालय में होता रहता है, जिससे बच्चे की वे अपने फुल एफिशिएंसी के साथ में जो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है में उसको बाहर निकाल सकें। मैं इस इंटरव्यू के बीच में आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने बहुत सारे इवेंट हमें बताए, जैसे कि ताइक्वांडो के लिए अपने अलग टीचर, डांस क्लास के लिए अपने अलग क्लास बना के रखी है, कंप्यूटर के लिए अलग बना के रखी है, डिबेट के लिए, इन चीज़ों के लिए आपने अपने अलग अलग क्लास बना कर रखी है। तो गांव के जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है और वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम ऐसे टीचर कैसे अवेलेबल कर पाएंगे, बहुत दूर दूर से ढूंढना पाते हैं। इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए मनोज जी, अगर इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमने वीकली 2 डेज अलग अलग क्लासेस का आयोजन किया है। सपोज 2 दिन पूरे स्कूल में म्यूजिक की क्लास, 2 दिन डांस की क्लास, 2 दिन एडू स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ अलग अलग गतिविधियाँ होती है स्पोर्ट्स की जो बच्चों को बहुत ही रुचिकर होती हैं। तो उन सभी को डेज वाइज बहुत ही कम खर्चे में, ताकि अभिभावकों पर भी कम बर्डन पड़े और बच्चे की पढ़ाई पर भी ज़्यादा प्रभाव न पड़े, उन डेज वाइज उनको यूज करके, उनको आयामों को उपयोग करके बच्चों को कम खर्चों में यहाँ पर विद्यालय की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। एक शब्द आपने इंटरव्यू के बीच में बोला, स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लासेज बनाने का क्या लक्ष्य होता है? क्योंकि स्मार्ट क्लासेज के बगैर पहले भी लोग पढ़ते थे। स्मार्ट क्लास बनाने का क्या उद्देश्य रहता है? स्मार्ट क्लासेस का जो उद्देश्य देखा जाए, बच्चों क्या है कि एक मेथड होता है, यानी कि विजुअली बच्चा क्या है कि देखकर सीखता है, ऑडिटरी यानी कि सुनकर सीखता है, दूसरा है कि फिजिकली यानी काइनेस्थेटिक अगर हम बात करें तो वो महसूस करके सीखता है। तो स्मार्ट क्लासेस के द्वारा जो वीडियोस बच्चों को दिखाई जाती है, तो उससे क्या है कि उन तीनों आयामों का या उन तीनों जो एक सेंस होते हैं उनका उपयोग करके बच्चा बहुत जल्दी से लर्निंग सीखता है और उसको एक जीवन भर उसको याद रखता है और बहुत अच्छा इफेक्ट उसके एजुकेशन में आता है। डिसिप्लिन के मामले में मैंने खुद भी देखा है। आपका कॉलेज कैसा है, आपका स्कूल कैसा है डिसिप्लिन के मामले में, और किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? डिसिप्लिन के बारे में देखा जाए तो बच्चों को निरंतर उस बौद्धिक या ऐसी एक मोटिवेशनल चीज़ें सिखाकर, उनको बताकर, देखिए कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती बच्चों से नहीं कराई जा सकती, लेकिन उनको एक मोटिवेट करके, उनको समझाकर, उनको एक चीज़ों का एक सही क्या है और गलत क्या है उन दोनों को बताकर अगर बच्चों को समझाया जाए तो डिसिप्लिन में बच्चा रहता है और समझता भी है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि वे कुछ जैसे शरारती होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनको समझाया गया, बताया गया, मोटिवेट किया गया तो उन बच्चों में इतना सुधार आया कि वे आज बच्चे एजुकेशन 12th तक करने के बाद भी यहाँ पर आते हैं, संपर्क में आते हैं हम लोगों के, तो वे काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है कि आपने उस समय हम लोगों को इस तरह से डील किया। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों के एक मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम समझाया जाए तो बच्चों के अंदर प्रभाव पड़ता है। उस चीज़ को बच्चा मनोवैज्ञानिक एक गाइडेंस के साथ में उसको अपनाकर ज़्यादा सफल होता है। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक से जैसे कि आपके यहाँ अदर कल्चरल एक्टिविटी होती रहती है,
तो उस एक्टिविटी से मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों में आप क्या प्रभाव देखते हैं? क्या कोई ऐसा एक संस्मरण है कि किसी बच्चे को आप बहुत ज़्यादा खराब मानते थे, उसके बाद में कुछ एक ऐसा बदलाव आया कि वो टॉपर जैसी स्थिति पर न जाकर, मतलब एक ऐसी स्थिति पर उसने एक मुकाम हासिल किया हो? कोई ऐसा कोई संस्मरण है आपके स्कूल का? अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वीक भी रहे हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा वीक रहे हैं। तो मैं एक लड़की है, उसका नाम तो मेरा अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका अगर देखा जाए तो वो हमारे यहाँ पर एक 5th क्लास में आई। तो उस समय उस गुड़िया पर एक लर्निंग जो एक पैरामीटर होता है वो बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे उसको मोटिवेट किया गया, उसको समझाया गया, एक्स्ट्रा क्लास दी गई। यानी कि एक्स्ट्रा क्लास तो सभी बच्चों को दी जाती है, लेकिन मैं उस विशेष लड़की की बात करूं तो धीरे धीरे 5th से जब वो 10th में आई, उसके 82% मार्क्स आए। तो उसके फैमिली को, उस गुड़िया को इतना अच्छा लगा कि धीरे धीरे जैसे उसने सीखा, पढ़ी और उसके अच्छे मार्क्स आए, तो उसके परिवार को और उस खुद को और हमें भी एक गौरवान्वित महसूस हुआ कि एक जो ये बच्चा है पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर रहा, लेकिन वो धीरे धीरे उन सभी को सीख कर बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। आप बच्चों को अच्छी तरह मोटिवेट करते हो। अभी आपने एक बच्चे का उदाहरण भी दिया। और अगर कोई गरीब बच्चा है, फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, बहुत सा आदमी ऐसा होता है, उसका परिवार ऐसा होता है, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होता है और वो फीस को पूरी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ऐसे बच्चे के लिए क्या इस स्कूल में कुछ ऐसा है कि वो एडमिशन दे सकता है, या क्या फैसिलिटी उसके लिए अवेलेबल हो सकती है? मनोज जी, अगर हम गरीब बच्चे की बात करें जो वास्तव में गरीब हैं, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं, अगर हम बात करें उनके सपोज फादर एक्सपायर हो गई, तो ऐसे बच्चों को हम निःशुल्क इस विद्यालय में पढ़ाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, अब भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उनको विद्यालय की ओर से निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क ड्रेस और निःशुल्क उनकी एजुकेशन का पूरा जिम्मा 12वीं तक का, 12th तक का हम लोग उठाते हैं। तो अगर आर्थिक स्थिति में गरीब बच्चा है, अगर वो पढ़ने का इच्छुक है और एक तरह से वो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाते भी हैं। बहुत कम उसमें उसको हम तरीके से लेकर, अच्छे तरीके से हम लेकर उसको पढ़ाते हैं, निःशुल्क भी पढ़ाते हैं हम ऐसे बच्चों को जो आर्थिक, हमें दिखता है कि वो आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, गरीब है, तो निःशुल्क उस बच्चों को हम पढ़ाते हैं। बिल्कुल, पढ़ने में अच्छा है। लगभग 16 वर्ष से आप शिक्षा में, 17 वर्ष जी चलने वाला है, और आपने एक अच्छा स्कूल गांव के अंदर स्थापित किया है, तो शासन प्रशासन की नज़र में भी आप होंगी, तो कभी ऐसा मौका आया कि किसी सम्मानित व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा आपको सम्मानित किया गया हो? शिक्षा के क्षेत्र को देखते हुए और विद्यालय की गतिविधियों को देखते हुए, और हमारे जो DI साहब हैं श्री गजेंद्र कुमार जी, 2 वर्ष से मुझे और विद्यालय को भी शिक्षक जो दिवस है उस पर प्रत्येक वर्ष सम्मानित करते हैं। तो ये मेरे लिए भी गौरवान्वित का विषय है कि जो अधिकारी हैं हमारे, तो वे हम लोगों को भी देखते हैं कि वो जो समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन को भी बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के या उन सभी लोगों को जो वे शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो शासन की ओर से उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। अंत में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुला और शिक्षा का धीरे धीरे शासन की ओर से दिशा निर्देश की ओर से बच्चे आने शुरू हुए हैं, मेरा उनसे ये है कि आप रेगुलर रूप में, जैसे अभी 9 से 12 तक के बच्चों का रेगुलर स्कूल कर भी दिया है शासन से, तो आप रेगुलर आएँ। 10th 12th की बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आप उनको, जैसे आप विद्यालय में आप आएंगे, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट होंगी, आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, आप स्कूल में आकर टीचर से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और जो 6 to 8 अभी शासन ने फिलहाल खोला है, तो उसमें भी डेज वाइज धीरे धीरे बच्चों का शासन की ओर से दिशा निर्देश आए कि आप धीरे धीरे 6, 7, 8 क्लास इस दिन आएगी। तो मेरा बच्चों से ये एक है कि आप विद्यालय से अब आकर जुड़ें
बहुत समय आपका बीत चुका है, लॉकडाउन पे पढ़ाई आपकी बाधित हुए हैं। अब ये जो एक गोल्डन समय आया है, ये जितने दिन अब विद्यालय खुलेगा, आप विद्यालय में आकर रेगुलर करें, टीचर से संपर्क में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मेरा यही संदेश सभी बच्चों के लिए आपके जो खोजी न्यूज़ चैनल है उसकी ओर से मैं देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ में परविंदर दहिया जी, जिन्होंने लोगों को आईना दिखाने का काम किया है, जो ये कहते हैं कि गांव में कुछ नहीं रखा, शहर की तरफ आइए, शहर में स्कूल खोलिए, वहीं से बच्चे शिक्षा लेकर बाहर जाएंगे। मगर परविंदर दहिया वो शख्स मुजफ्फरनगर जनपद का है जिन्होंने गांव के अंदर एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा इंटर कॉलेज स्थापित कर यह साबित कर दिया है कि वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। यहाँ से भी बच्चे बाहर जा सकते हैं, गाँव में भी हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है, बशर्ते व्यक्ति के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर उस चीज़ की कल्पना होनी चाहिए, उस चीज़ की जागृति होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए मोटिवेशन होना चाहिए व्यक्ति।